गुड मॉर्निंग। अब आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट कौन सी होती हैं? कॉपीराइट, पेटेंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुडविल, ये आपकी कैपिटल असेट है। तो कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट, तो इंटेंजिबल असेट हमारी दो तरीके से की होती हैं, या फिर इंटेंजिबल असेट, या फिर होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड, या फिर परचेज। तो सेल्फ जनरेटेड में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो तो हमें लेना ही नहीं है, नील है। और परचेज के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो परचेज प्राइस है वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। पर द बेनिफिट ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ इंटेंजिबल असेट। फेयर मार्केट वैल्यू जो इंडेक्सेशन करना होगा ना, तो उस केसेस में 2001 वाला जो बेनिफिट है वो नहीं मिला, जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में मिलता था सेम नहीं मिलेगा। सेक्शन 112A, अब करते हैं सेक्शन 112A। कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड। कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो इस चीज़ के लिए पहले एक कंसेप्ट बताता हूँ। सेक्शन 1038 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था। किससे? कहता पहले कहता इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड अगर हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करते थे और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है सेक्शन 1038 में। पर 1 जनवरी 2018 के बाद 1 जनवरी 2018 के बाद ये अमेंडमेंट के साथ ये जो बेनिफिट है वो विड्रॉ कर लिया गया था। तो मतलब वो टैक्सेबल हो गया, मतलब टैक्सेबल हो गया किस सेक्शन में? 112E। तो किस तरीके से? हायर ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल कॉस्ट, पहला ए, और बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2018। इनमें से लोअर, विच एवर इज लोअर, और एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों में से हायर, विच एवर इज हायर। तो वो आपका क्या बन जाएगा? टैक्सेबल हो गया। पर बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख शैल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 112A। हम इसमें एग्जेम्पशन ले सकते हैं 112A में 1 लाख तक की, और जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा, जो टैक्सेबल जो इनकम होगी 10% की, 10% वो टैक्सेबल होगा। पर इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? शेयर मस्ट बी परचेज बिफोर 1 जनवरी 2018 फ्रॉम रिकॉग्नाइज
रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मस्ट बी सोल्ड आफ्टर 1 जनवरी 2018। शेयर्स मस्ट बी हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। दिस कंसेप्ट इज अप्लाई ऑन द इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट यूनिट। दिस बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन शैल नॉट बी अलाउड। इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम का सेम प्रोविजन, सेम का सेम प्रोविजन सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म। ये क्या है, एक मैंने कहा इसमें कंडीशन अभी बताई थी, उसमें क्या कह रहा था कि 12 महीने के बाद, मतलब 12 महीने से ज़्यादा आपको वो शेयर हेल्ड करने पड़ेंगे। कम किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो टैक्सेबल जो इनकम होगी वो 15% से होगी, मतलब उस पर टैक्स कितना लग जाएगा, 15% से होगा। और नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो लेते थे वही लेंगे, कोई इंडेक्सेशन नहीं करना। इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो इसमें भी नहीं मिल रहा था, इसमें भी नहीं मिलेगा। प्रोविज़न 1 से लेके सेक्शन 1 से लेके 48 तक की कुछ एग्जम्पशन है, मतलब सेक्शन 45 से लेके 48 तक की कुछ एग्जम्पशन है। सॉरी, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 48 तक इनकम टैक्स की। सेक्शन 1 to 48 की कुछ एक्सेप्शन है, सॉरी एक्सेप्शन। The provision is applicable only on the non-resident assessee. This proviso is applicable to the non-resident assessee. If any non-resident remit foreign currency to India for the purchase or sale of security of India, तो उस केसेस में कैसी कैलकुलेशन होगी। ये एक्सेप्शन क्या कहती है कि ये जो ये एक्सेप्शन किसको मिलेंगी, सिर्फ नॉन रेजिडेंट असेसी को। कोई भी नॉन रेजिडेंट असेसी क्या चाहता है, इंडिया में ज़मीन खरीदना चाहता है और वहाँ से फ़ॉरेन से कुछ फ़ॉरेन की करेंसी इंडिया में भेजता है और इंडिया में रुपये चलते हैं। सपोज अमेरिका और यूरोप का कोई असेसी है, नॉन रेजिडेंट असेसी, वो वहाँ से करेंसी बेचता है और यहाँ पे कोई कैपिटल असेट, कोई लैंड बिल्डिंग कुछ भी खरीदता है तो वहाँ से उसके लिए पैसे भेजता है। मतलब वो अमेरिका का होता है, डॉलर भेजेगा, यूरो भेजेगा, मतलब यूरोप का। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, तो वो देखते हैं। सपोज बाइंग रेट और सेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज $44 था और सेलिंग रेट था आपका 46। तो और ऑन द डेट ऑफ सेल 45 था और सेलिंग रेट आपका 55 था। तो हम सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, जो इंडियन रुपीस में होगी उसका एवरेज टीटी रेट, टेलीग्राफिक टैक्स एवरेज टीटी रेट से माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एवरेज मतलब बाइंग रेट और सेलिंग रेट को एवरेज करो, इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो आपका एवरेज टीटी रेट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
सेल कंसीडर उससे डिवाइड कर देना है, जो एक रेट आएगा उससे। सेल पहले सेल करें तो सेल का कह देंगे, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस में, तो सेम। तो यहाँ पे भी एवरेज टीटी रेट पर ये वाला सेल वाला ले लेंगे। यहाँ पे टीटी रेट कौन सा ले लेंगे? अच्छा, एक्सपेंस हम कब कर रहे हैं? सेलिंग वाले पे, तो यहाँ पे सेल करेंगे और लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे जो टीटी रेट लेंगे, एवरेज टीटी रेट, ये परचेज वाला ले लेंगे। तो ये आपकी क्या जाएगी? सपोज ये आ जाएगी आपकी रुपी में, ठीक है, रुपीज़ में। डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, ये आपकी डॉलर में आती जाएगी, मतलब डिवाइड करते जाएंगे। रुपीज़ में आई, एवरेज टीटी रेट से आ गया, डॉलर में आ गया। एवरेज टीटी रेट से डिवाइड किया, डॉलर में आ गया। एवरेज टीटी रेट से क्या, डॉलर में आ गया, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी उसी को बाइंग रेट से, बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब कैपिटल गेन आएगी, कैपिटल गेन की इनकम आएगी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो आपको देखना पड़ेगा कैसे, मतलब वो 12 महीने, 24 महीने ज़्यादा, मतलब 36 महीने, उससे ज़्यादा कम लिए तो शॉर्ट, कम लिए तो शॉर्ट टर्म, ज़्यादा लिए तो लॉन्ग टर्म। कहता है एक सेक्शन 51 करने जा रहे हैं। सेक्शन 51, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी। एडवांस मनी रिसीव, पहले पता क्या होता था? पहले कोई एडवांस मनी दे देता था ना, और वो फॉरफिट कर ली जाती थी, मतलब कोई भी एडवांस मनी फॉरफिट कर ली जाती थी। तो उसका क्या किया जाता था? जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करना होता था। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 2004-5 में एक प्रॉपर्टी सेल करी, लैंडर बिल्डिंग है वो सेल करी। मतलब ए है, ए अपनी बिल्डिंग को सेल कर रहा है बी को, कब? 2004-5 में। इसने एडवांस ले लिया, मतलब प्रॉपर्टी था 10 लाख की, इसने 1 लाख रुपीज़ एडवांस ले लिया। जब सेल होगी तो ये सेल लेगा, इसमें से इसको कॉस्ट माइनस करनी होती थी, तो आपका क्या था? LTC आता था, इंडक्शन कॉस्ट ऑफ। अब जब इसने ये एडवांस लिया तो इसके कुछ समय पहले, मतलब 1 लाख रुपए देते, उसको 9 लाख कुछ समय बाद उसको पूरे देने पड़ते थे जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती थी। पर इसने 1 लाख रुपए ले लिए, पर वो स्टुपुलेशन टाइम पे, मतलब स्टुपुलेटेड टाइम पर वो 9 लाख रुपए नहीं दे पाया, तो ए ने क्या किया? ये 1 लाख रुपए इसके फॉरफिट कर लिए। तो जब ये 1 लाख रुपए फॉरफिट कर लिए तो ये प्रॉपर्टी तो सेल हुई नहीं। अब 2004 में तो ए ने सेल नहीं करी, पर 2021-22 में इसने सेल करी। तो यहाँ पे इसने कॉस्ट माइनस करी होगी, तो ये जो अमाउंट जो फॉरफिट किया था वो इस कॉस्ट में से माइनस कर देते थे पहले। अब ये जो है, मतलब ये जो सेक्शन है, ये अमेंडमेंट आई थी 1/4/2014 में।
तो इस सेक्शन को, इस ट्रीटमेंट को वो रेप्लिकेट किया, रिपील्ड कर दिया। तो इसके लिए उसने एक सेक्शन 56 टू क्लोज 9 में एडवांस फॉर फीचर के लिए टैक्स ट्रीटमेंट पर्पज से लिए, वो कहता है एडवांस मनी जब फॉरफिट होगी तो जिस ईयर में फॉरफिट होगी उसी ईयर में हम इसकी इनकम मान लेंगे और वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देंगे, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, तो एडवांस मनी अगर अब फॉरफिट करोगे तो वो उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। कब? उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी सेक्शन 56 टू क्लोज 9 में। ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है, ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है। छोटी मोटी चीज़ें वो देखेंगे और एक एग्जाम्पशन रह गया। थैंक यू।